नेपाल क्रिकेट टीम का जलवा, नेपाल क्रिकेट टीम का दबदबा आपने T20s में जरूर देखा होगा जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को एक तरफा हराया। उसके बाद वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी नेपाल क्रिकेट टीम ने हाल ही में क्वालिफाई करा। यूरोपियन टूर हो गया, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी हो गई, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी हो गया और हर जगह नेपाल को सक्सेस मिली। और अब एक अगला स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो बहुत क्रूशल है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। जी हाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेपाल यहाँ से जो है 3 और जो है टूर्नामेंट खेलने वाली है, जिसमें एक तो अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट एनपीएल है, ठीक है, जो अपनी लीग है नेपाल की। एनपीएल सीजन 2 होगा इसी साल। उसके अलावा उससे भी बड़ा टूर्नामेंट नेपाल टीम के लिए जो है वो होने वाली सीडब्ल्यूसी लीग 2। मतलब अभी रिसेंटली हमने जो है बहुत मेजर मैचेस जीते हैं, जहां पे हमने टेस्ट नेशन सीरीज को हराया, जैसे टेस्ट नेशन जो थी टीम उनको हराया वेस्ट इंडीज। उसके अलावा हमने आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो जीते हैं, अनडिफिटेड हम लोग चैंपियन बने। उससे पहले हम लोग जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 राउंड 1 जो इस साल का हुआ था वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल ने बहुत मेजर मैचेस जो है जीत लिए। इससे पहले चीजें नहीं सोची थी, लेकिन जब से वेस्ट इंडीज को हराया है, जब से T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, तो सब कुछ पॉसिबल लगने लगा है और सब कुछ बहुत आसान भी लगने लगा है। सिर्फ एक ही चीज कंडीशन है कि नेपाल जिस तरह से पिछले 5-6 महीनों में खेलता आया है उसी को बस आगे कंटिन्यू करना है। रोहित पौडेल की कप्तानी में नेपाल क्रिकेट टीम पिछले कुछ महीनों से शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन अब बारी है फॉर्मेट चेंज होने की। अब T20 से बारी है ओडीआईज में अपना जलवा बिखेरने की। दरअसल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की शुरुआत कल से यानी 26 तारीख से हो रही है, जहां पर नेपाल क्रिकेट टीम को यूएसए और यूएई के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। और ये फॉर्मेट होगा ओडीआईज का, यानी वनडे फॉर्मेट होगा, जिसके लिए नेपाल ने अपने स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया था। और उस स्क्वाड में जितने भी खिलाड़ी थे हमने आपको पहले ही बताया था, जिसमें 2 या 3 नाम कुछ ऐसे हैं जो आपको नए चेहरे नजर आएंगे। वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप T20s में भी खेलते हुए जरूर आपने देखा होगा। तो सीडब्ल्यूसी लीग 2 नेपाल वर्सेस यूएसए, जिसमें यूएई की टीम भी है, उससे आगे खेलेगा, लेकिन कल यूएसए के साथ मैच है। और अगर आपने एंड्रयू लेनर्ड के साथ मेरा जो लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको काफी सारे आइडियाज मिल गए होंगे दोनों टीम के बारे में, इनफैक्ट तीनों टीम्स के बारे में, ग्राउंड के बारे में। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज, कल मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था, लाइव था, वैसे मैं लाइव गया था उनके साथ, लगभग 1 घंटे का लाइव था। तो वो आप जा करके मेरे यूट्यूब पेज पर, क्रिक टॉक विद फारूक जो यूट्यूब पेज है, उस पर जाकर आप देख सकते हो, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। यूट्यूब पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी लाइव, और उसमें बहुत डिटेल में और सिर्फ क्रिकेट पर बातें हैं। कोई फिजूल की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर बात है। और अगर आप क्रिकेट फैन हैं, स्पेसिफिक क्रिकेट, तो आपको अच्छा लगेगा वो इंटरव्यू। खैर, सो लेट्स मूव अहेड। नेपाल वर्सेस यूएसए, एक तरफ पुबुदु, दूसरी तरफ स्ट्रेट लॉ, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो 4 आने वाले मैचेस है नेपाल का, जहाँ पे नेपाल यूएसए एंड यूएई के अगेंस्ट खेलेगी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नेपाल का मैच है जो है वो आपका यहाँ पे 26 तारीख से स्टार्ट होना है, जहाँ पे नेपाल जो है वो पहला मैच अपना यूएसए जो है उनके साथ में खेलेगी 26 तारीख को। उसके बाद नेपाल जो है अपना दूसरा मैच 30 तारीख को खेलेगी, जो यूएई के अगेंस्ट है। फिर नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो 1 तारीख को यूएसए के साथ खेलेगी, एंड फिर नेपाल जो है वो 5 तारीख को यूएई के साथ खेलेगी। तो ये जो 4 मैचेस है, ये नेपाल के लिए सीडब्ल्यूसी लीग 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप चारों मैच जीतते हो तो आप पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा ऊपर जो है वो आओगे। और ये 2027 वर्ल्ड कप के लिए है, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। और नेपाल जो रिसेंटली क्वालिफाई हुई है वो 2026 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुए, तो यहाँ पे डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो ये सीडब्ल्यूसी लीग 2 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेपाल ये खेलने के बाद मे भी हो सकता है बायलैटरल सीरीज खेल ले T20I में, वो अब यूएसए एंड यूएई क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड रहेगी कि उन्हें दोनों एक दूसरी टीम्स को जानते हैं। और अब बस कल देखना यह है कि किसको ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, बिकॉज अगर आप यूएस की तरफ देखेंगे, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, वो उस टेबल में दूसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर आप नेपाल की तरफ देखेंगे, ओडीआई वाले फैक्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल करता आया है नेपाल, और फिलहाल वो 7th पॉइंट पर है। अब उनको ये देखना है किस तरह से यहाँ पर, एक तो आप इस जगह पर खेल रहे हो लगातार, तो आपको पता है वेन्यू कैसा है, किस तरह के मैचेस हैं और किस तरह के पिचेस हैं, आपको आइडिया अच्छा खासा है, तो आप उसका एडवांटेज थोड़ा सा ले सकते हो। अब देखना बस यही होगा कि जिस मोमेंटम के साथ यूएसए आगे बढ़ी है, क्या वो मोमेंटम नेपाल को ब्रेक करेगा, क्या वो नेपाल को रोक देगा, या फिर जिस मोमेंटम के साथ नेपाल आगे बढ़ा है पिछले कुछ मैचेस में, वहां पर कहानी काफी हद तक बदल सकती है। और T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप वाली कहानी भी इसी तरह से आगे बढ़ेगी।
रहेगी। खैर, फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन नेपाल का जो दबदबा है वो कायम रहेगा, इसकी ही हम उम्मीद करेंगे। और शशि, अब फॉर्मेट बदल चुका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि T20 में तो आप एक तरफा उड़ा सकते हो, लेकिन ओडीआईज में यहाँ पर थोड़ा सा संभल के नेपाल क्रिकेट टीम को खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए नेपाल क्रिकेट ने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ साल में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, खासकर T20 क्रिकेट में। लेकिन अब वही T20 क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उसको ओडीआई क्रिकेट में ढालना होगा, और इसके लिए शुरुआत हो जाएगी कल से ही। 26 अक्टूबर से उनका मैच है, और 26 अक्टूबर से जब मैच खेलने उतरेगी तो निश्चित तौर पर जो T20 क्रिकेट का परफॉर्मेंस है उसको ही ओडीआई क्रिकेट में वो कन्वर्ट करना चाहेगी, क्योंकि नेपाल क्रिकेट ने T20 क्रिकेट में क्या कारनामे किए हैं ये हम सभी ने देखा है। सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट प्लेइंग नेशन वेस्ट इंडीज को सीरीज हराया। हम एक बार ऑब्वियस सी बात है कि प्लेइंग 11 की तरफ भी देखेंगे कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जहां पर कल यूएसए के सामने मैच होगा वहां पर किस तरह की 11 रहेगी, तो ज्यादा मतलब बेहतर दिखेगी 11। हालांकि वो काफी ऑब्वियस 11 भी है, बहुत लोगों ने अपनी अपनी 11 बनाई होगी, आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोगों की 11 इस तरह की दिख रही होगी। लेकिन अगर आपकी नहीं होगी तो आप प्लीज मुझे अपनी 11 और रीजन के साथ, जैसे अगर मेरे पास कुछ प्लेयर्स मैं नहीं रखूंगा इसमें तो आप क्यों रख रहे होगे, मुझे वो जरूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहली नजर जो टीम में किसी तरफ होगी वो होगी ओपनर्स की तरफ, जहां पर आसिफ और कुशल बुटेल जो कि काफी अच्छी टच में दिखे हैं अभी रिसेंट मैचेस में, तो उन पर नजर होगी कि यार आपको एक अच्छा स्टार्ट, अगर पहले बैटिंग मिलती है एक अच्छा स्टार्ट देकर के टीम को एक अच्छे उस मोमेंटम से कैरी फॉरवर्ड करना है। सो आसिफ और कुशल बुटेल दो प्लेयर जो आपके ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप ओडीआई खेल रहे हो तो आप भीम सरकी की तरफ देखोगे। या फिर नेपाल उनके साथ खेलना चाहती है या नहीं खेलना चाहती है, क्योंकि आपको पता ही है उसके बाद एनपीएल भी स्टार्ट है। लेकिन एनपीएल से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, अपने हांगकांग सिक्सेस जो है उनकी भी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई, जहां पे शरद वेसावकर जो है वो अपने कैप्टन रहने वाले हैं। आदिल आलम, लोकेश बाम, संदीप जोरा, ये सब जो है हांगकांग जाने वाले हैं, वहां पे हांगकांग सिक्सेस होगा। तो सीडब्ल्यूसी लीग 2 5 तारीख को खत्म होगा, एंड फिर 7 तारीख से जो है वो आपके हांगकांग सिक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पे नेपाल के जो यंग प्लेयर है वो जाके वहां पे खेलेंगे। उसके अलावा ये सारी चीजें खत्म होने के बाद सारे प्लेयर फिर आपको 10-12 तारीख तक जो है आते हुए दिखेंगे एनपीएल के लिए, और अपनी-अपनी फ्रेंचाइज जो है वहां पे जाते हुए दिखेंगे, एंड ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 17 नवंबर जो है वो डेट रखा गया है एनपीएल सीजन 2 को लेके। एंड 17 नवंबर से जो है आपका पूरा 1 महीना जो है वो एनपीएल चलने वाला है सीजन 2। तो ये 3 यहाँ पे टूर्नामेंट तो आप कह सकते हो हमें पता है। भीम सरकी, रोहित पौडेल, ये दो नाम ओडीआईज में, इनफैक्ट आरिफ भी अगर मैं अगला नाम लूं तो आरिफ हो गए, रोहित हो गए और भीम हो गई, इन तीनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी, बिकॉज आपको स्टार्ट मिल गया, अगर बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया जैसे 100, 200, 115, 170, ऐसा कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, देन तो फिर काफी हद तक कहानी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट मिलता है 50, 60 इस तरह का स्टार्ट मिलता है तो उसको आपको आगे लेकर बढ़ना होता है कि भाई 50 रन पर एक विकेट गिरी है, अब जो अगला प्लेयर आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको उस तरह का गेम लेकर के आगे बढ़ना है। सो यस, ये 3 प्लेयर काफी क्रूशियल होंगे। ओडीआईज में मैं मानता हूं इस बात को कि जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर होते हैं उन पर काफी जिम्मेदारी होती है, और वाकई वो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। जैसे आप अगर इंडिया की बात करो, आप हालांकि एमएस धोनी नीचे आते थे बट वो काफी टाइम पर जब मिडिल में भी आया करते थे, या फिर आप युवराज सिंह की बात करो तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं ना, युवराज हो गए, आज के टाइम पर श्रेयस अय्यर हो गए, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है। ऊपर वाले प्लेयर थोड़ा फिर भी रिलैक्स होकर खेल जाते हैं। फिर आप देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर जिसमें 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर क्रिकेट खेला गया, उसमें शानदार परफॉर्मेंस, अनबीटेड रही, तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, गेंद से बल्ले से सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जब आप वर्ल्ड क्रिकेट में एक उभरते हुए टीम का नाम अब तमगा हासिल कर चुके हैं, तब आपको वर्ल्ड क्रिकेट में अगर सस्टेन करना है तो आपको ना सिर्फ T20 बल्कि ओडीआई क्रिकेट, फिर टेस्ट क्रिकेट तो चलिए अभी दूर है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में भी आपको वही क्रिकेट खेलना होगा। और इसकी शुरुआत हो जाएगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर और जो वर्ल्ड कप लीग क्रिकेट 2, जिसके बारे में आपने कहा कि यूएई और यूएसए के खिलाफ जो मैच है, उसमें जो मैच खेले जाएंगे, 2 मैच यूएई के खिलाफ खेले जाएंगे, 2 मैच यूएसए के खिलाफ खेले जाएंगे, इसी से शुरुआत हो जाएगी। और इस शुरुआत को करने में किनके कंधों पर जिम्मेवारी रहेगी? वही उसके बाद आगे बढ़ोगे गुलशन जाप, ही इज इन ट्रेमेंडस टच, और आप चाहोगे कि गुलशन का वो टच जो है उसको यूज करो, और गुलशन विद बैट एंड बॉल दोनों तरह से आपको हेल्प करे। सो गुलशन ऑब्वियसली विल बी देयर इन द टीम। अब आती है बात अगले पेसर की, बिकॉज गुलशन भी आपको बीच में कुछ ओवर डालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद सोमपाल कामी, करण केसी। अब देखना यह होगा कि चांसेस, हालांकि मुझे ये लगता है कि सोमपाल और करण में से कोई एक ही खेलेंगे, और मेरी 11 में भी दोनों में से कोई एक ही फिट बैठेंगे। सो अब देखना होगा किसको टीम पिक करती है। उसके बाद नंदन, देन संदीप, और फिर ललित राजवंशी। इस टीम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास स्पिनर्स भी एम्पल अमाउंट में हो जाते हैं और पेसर भी काफी ठीक ठाक अमाउंट में। जैसे अगर आप इसी 11 को देखोगे, इसमें 3 पेसर आपके पास हो गए, एक नंदन हो गए, एक सोमपाल हो गए, गुलशन भी गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शनल पेसर हो जाता
जाते हैं। तो 3-3 आपके पास 2 मेन पेसर, एक ऑप्शनल पेसर हो जाता है। फिर आप अगर स्पिनर्स की तरफ देखते हो तो आपको ललित और संदीप 2 मेन स्पिनर्स आपको दिख जाते हैं, और फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी हो गए, रोहित हो गए, कुशल बुटेल हो गए। एंड 17 नवंबर से जो है आपका पूरा 1 महीना जो है वो एनपीएल चलने वाला है सीजन 2। तो ये 3 यहाँ पे टूर्नामेंट तो आप कह सकते हो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी जो है यहाँ पे सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि चतुर बहादुर चंद सर जो है अपने कैन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगर नेपाल जीत जाएगी तो नेपाल के साथ में टेस्ट नेशन जो है वो सीरीज खेलेगी। तो एनपीएल सीजन 2 के बाद हो सकता है आपको जनवरी महीने में शायद दिसंबर में तो नहीं होगा, शायद जनवरी महीने में ही होगा। जनवरी महीने में नेपाल क्रिकेट टीम जो है 2026 में किसी टेस्ट नेशन के अगेंस्ट में ट्राई सीरीज खेल ले वर्ल्ड कप 2026 से पहले। मतलब आप सबको पता है फरवरी में वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो जाएगी, ठीक, मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। वहां भी लाइन काफी लंबी हो जाती है। इनफैक्ट इसमें आरिफ, हालांकि आरिफ उतना यूजुअल दिखते नहीं, बट आरिफ भी यहाँ पर आकर के गेंदबाजी करते हैं और ही कैन ऑल्सो रोल हिज आर्म, तो वो भी एक आपके बॉलिंग ऑप्शन में ऐड हो जाते हैं। सो ये जो पूरी कहानी है ये मेरे हिसाब से एक अच्छी 11 दिख रही है। हालांकि आई नो कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में अब तक कुशल मल्ला का नाम आ गया होगा कि यार कुशल मल्ला नहीं है। कुशल मल्ला काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और उन पर ऐसा लग रहा है कि उनको भी इस बात का एहसास है कि यार वो अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। और सो हो सकता है कि यहाँ पर इतने क्रूशल मैच में टीम शायद ट्राई ना करे और शायद दे बी लाइक यार रहने देते हैं, हम किसी और को ट्राई करते हैं और कुशल को हम आगे आने वाले मैचेस में वहां पर देखेंगे। या फिर हो सकता है कि आप सीधा उनको एनपीएल में देखो, देयर इज अ स्लाइट गुड चांस कि आप उनको एक आध मैच में यहाँ पर देख लो। और अगर टीम को बहुत भरोसा हुआ तो हो सकता है कि टीम अपने हिसाब से उनको यूटिलाइज करे और ज्यादा से ज्यादा मैचेस देने की कोशिश करे। सो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट 11 है और शायद कुशल को मैं सीधा एनपीएल में ही देखूंगा। खिलाड़ी होंगे जो आपको टी20 क्रिकेट में अपना कारनामा दिखा चुके हैं। कुछ एक आध नए चेहरे आपको दिखेंगे, लेकिन टी20 क्रिकेट के जो खिलाड़ी थे नेपाल के, वही खिलाड़ी आपको ओडीआई में भी दिखेंगे। तो निश्चित तौर पर फॉर्मेट नया होगा तो प्रेशर भी नया होगा, जिम्मेदारी भी नहीं होगी। और ऐसे में नेपाल क्रिकेट ने दिखाया है, कई मैचेस हमने देखे हैं जो काफी क्लोज रहे हैं, वहां पर जो आपको एक नर्वसनेस जो आ जाता है खिलाड़ियों में, उसको कंट्रोल करने की मादा, उसको कंट्रोल करने की क्षमता नेपाल क्रिकेट के खिलाड़ियों में है। वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर मैच कैसे जीता जाता है वो जान चुके हैं। बस अब थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी। आपको तोड़ फोड़ क्रिकेट नहीं खेलनी है, कई बार आपको समझबूझ वाली पारी खेलनी होगी। आप उदाहरण के लिए आज का ही मैच देख सकते हैं कि भारत ने जो मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 पुराने धुरंधर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा ने कैसे पारी को अपना बुना, फिर बुनते हुए वो चेज कर गए। तो यही ओडीआई क्रिकेट की मांग होती है, वक्त के अनुसार आपको खेलना होता है। जरूरी नहीं कि हर गेंद पर आपको चौके छक्के लगाने हैं।